तो आगे इसी तरीके से हम लोग एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, सर्किट्स वाले प्रॉब्लम। तो राइट द लॉजिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। इसका मैथमेटिकल रीजनिंग में इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा। तो एक एग्जांपल से आप सोचो, सिंपल ये सर्किट है, देखो कुछ तो भी बैटरी और रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, रेजिस्टर लगा हुआ है और दो स्विच है, तो P और Q स्विच। अब लॉजिकली आप सोचिए ये सर्किट कब काम करेगा, सीरीज में है दोनों सर्किट, तो करंट फ्लो कब करेगा इस सर्किट में, जब दोनों स्विचेस ढंग से काम करेंगे, मतलब जब दोनों स्विचेस बंद रहेंगे। ऐसा बोल दीजिए, when both the switches are truly working, when both the switches are true। तो जब ट्रू ट्रू रहेगा P और Q, तब ये सर्किट काम करेगा, करंट फ्लो करेगा। थिंक अबाउट द केस व्हेन P इज वर्किंग, P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, मतलब Q काम नहीं कर रहा है, फॉल्स का मतलब वो गलत है या वो काम नहीं कर रहा, उसमें कुछ फॉल्ट है। तो क्या ये सर्किट काम करेगा? नहीं। सीरीज में क्या होता है, दोनों कनेक्टेड होना चाहिए। P फॉल्स है, Q ट्रू है, तब भी काम नहीं करेगा। और अगर दोनों सर्किट फेल हो गए, तब दोनों स्विच अगर फेल हो गए, तो ओवरऑल सर्किट काम नहीं करेगा। तो ये लॉजिक किससे मिलता जुलता है? द सर्किट विल वर्क प्रॉपरली when all the switches या when both the switches are working fine। तो ये एंड तरीके का लॉजिक है। तो इसको लॉजिकली अगर हम मैथमेटिकल रीजनिंग देना चाहें, तो रीजनिंग हम लोग ये देंगे P एंड Q। सिमिलरली ये पैरेलल में सर्किट है। अब आप समझदार हैं, लॉजिक समझ गए होंगे। सर्किट में करंट फ्लो तब होगा, इस रजिस्टर या इस बैटरी में करंट फ्लो तब होगा, यहाँ पे पाथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऊपर ऑप्शन, नीचे दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। जब तीनों सर्किट खुले हुए होंगे, सॉरी, जब तीनों स्विचेस फॉल्स होंगे, तीनों काम नहीं कर रहे होंगे, तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। अगर एक भी स्विच ढंग से काम कर गया, एक भी स्विच बंद हो गया, तो बस वहां से अपने को पाथ मिल जाएगा क्लोज्ड सर्किट का, और अपना करंट फ्लो होने लग जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दो स्विच, मतलब दो सर्किट बंद हो, दो स्विचेस बंद हो गए तो सर्किट काम नहीं करेगा। तो और अच्छी बात है, अपने पास दो दो रास्ते हैं, करंट तो फ्लो हो ही जाएगा ना। तो इसका लॉजिक क्या है, पैरेलल सर्किट्स जो होते हैं वो और की तरह बिहेव करते हैं, सीरीज वाले जो सर्किट्स या सीरीज वाले जो स्विचेस होते हैं वो एंड की तरह काम करते हैं, पैरेलल वाले और की तरह काम करते हैं। तो अब फिर आप n नंबर ऑफ स्विचेस भी लगा सकते हो, लॉजिक समझो, उसका लॉजिक पकड़ो, तो ये और की तरह काम कर रहा है। अगर आपको ये बेसिक बात समझ में आती है, उसके बाद और कुछ नहीं बचता है। सर्किट्स में जितने सवाल बन सकते हैं, उतने ही खतरनाक सवाल आप लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के भी बना सकते हो। जैसे एक हम लोग थर्ड ले लेते हैं, डेट से, तो थर्ड का लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होगा? तो आप पकड़ो कैसे करते हो, आप लोग को सर्किट सॉल्व करना आता है। ये दो अपन नोड पकड़ ली, क्यू आर, ये दोनों हैं सीरीज में, तो Q एंड R दोनों काम करेंगे तभी ये ब्रांच काम करेगी। ये ब्रांच S वाली ब्रांच के साथ पैरेलल में है, क्योंकि ये कॉमन नोड है दोनों में, ये कॉमन नोड है। तो ये जो मैंने लिखा अभी ब्रैकेट में Q एंड R, ये S वाली ब्रांच के साथ पैरेलल में है, तो मैं और लगा रहा हूं। और ये पूरा जो है ये P के साथ एंड में है, P के साथ सीरीज में। तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप सर्किट के सवाल जो है वो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और चौथा देख लेते हैं। तो चौथे में Q Q बार, Q यूनियन Q बार, मतलब Q और Q बार। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के लिया है, ये हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू। सोचो क्यों? क्योंकि अगर Q ट्रू हो गया तो लिखा हुआ है ट्रू यूनियन फॉल्स, ट्रू होता है। अगर Q फॉल्स हो गया तब भी ओवरऑल ये ट्रू ही बनेगा। या लॉजिकली सोचें, सर अगर ये ऊपर वाला सर्किट या ऊपर वाला स्विच अगर खराब है तो नीचे वाला सही होगा। नेगेशन डिनाइल का मतलब ये होता है उल्टा, अगर ऊपर वाला खराब है तो नीचे वाला सही होगा, नीचे वाला खराब है तो ऊपर वाला सही होगा। बट ओवरऑल जो है वो तो ट्रू ही आएगा आंसर। तो इसको टोटोलॉजी भी बोलते हैं, हम आगे बात करेंगे डिटेल में, टोटोलॉजी या फिर आइडेंटिटी। मैथमेटिक्स में आप लोग आइडेंटिटी बोलते हो। थिंग्स विच आर ऑलवेज ट्रू आर कॉल्ड टोटोलॉजी और आइडेंटिटीज। तो इसको हम लोग ट्रू की तरह लिख सकते हैं। देखिए, इसको Q यूनियन Q बार लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग इसको ट्रू बोल देंगे। अब ये वाला जो चीज है, ये P बार के साथ पूरा तीनों मिलके एक सीरीज बना रहे हैं। तो P एंड ऑलवेज ट्रू एंड P बार।
अब ट्रू का इंटरसेक्शन लोगे आप किसी के साथ, अगर ट्रू का इंटरसेक्शन ट्रू के साथ लेंगे तो आंसर ट्रू आएगा, ट्रू का इंटरसेक्शन फॉल्स के साथ लेंगे तो आंसर फॉल्स आएगा। तो ट्रू इंटरसेक्शन में कोई मायने नहीं रखता है, जो ये दूसरा बंदा होगा वो डिसाइड करेगा आंसर क्या है। कहने का मतलब है कि इस ट्रू को हम लोग हटा सकते हैं। दिस कैन बी लॉजिकली रिटन एज पी एंड नेगेशन पी बार। इसका मतलब ये है किसी भी p का अगर हम ट्रू के साथ इंटरसेक्शन ले तो उसका आंसर p ही आता है। क्यों? क्योंकि अगर p ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू है, p फॉल्स है तो ओवरऑल फॉल्स है। अब ये हमेशा फॉल्स होगा क्योंकि एंड लगा है बीच में। अगर p ट्रू है, पहला ट्रू, अगर ये p ट्रू है तो p बार फॉल्स हो जाएगा, अगर p फॉल्स है तो p बार ट्रू हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक हमेशा ट्रू रहेगा, एक हमेशा फॉल्स रहेगा। तो एक ट्रू और एक फॉल्स का इंटरसेक्शन फॉल्स ही होता है। तो ये ऑलवेज फॉल्स है। तो इनको पता है क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फैलेसी, या जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में वो यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। थिंग विच इज ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड फैलेसी, और कॉन्ट्राडिक्शन भी बोलते हैं इसको। तो टोटोलॉजी फैलेसी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आइडेंटिटी कॉन्ट्राडिक्शन जिसको बोलते हैं। फिलहाल एज ऑफ नाउ हम लोग ये कह सकते हैं ये आपके आंसर्स रहेंगे। फर्स्ट का है पी एंड क्यू, सेकंड का है पी और क्यू और आर, थर्ड का लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और फोर्थ में हम लोग बोलेंगे द सर्किट विल नेवर वर्क। या हम लोग फोर्थ में आंसर ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि द फोर्थ सर्किट इज अ फैलेसी। वी कैन से दैट द फोर्थ सर्किट इज अ फैलेसी, या द फोर्थ सर्किट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, या द फोर्थ सर्किट इज ऑलवेज फॉल्स, फोर्थ सर्किट विल नेवर वर्क। इस तरीके से हम आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक पे। हमने एंड पढ़ा, हमने और पढ़ा, हमने नेगेशन पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं इम्प्लीकेशन पे। इम्प्लीकेशन का एक्चुअली सेट थ्योरी में कोई एनालॉजी नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है, उसको अच्छे से समझिएगा। जो इस टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ देन टाइप ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोला जाता है, ये इम्प्लीकेशन कहलाते हैं। तो इफ पी देन क्यू, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, इसे ये कहलाता है इम्प्लीकेशन। मतलब इफ पी इज ट्रू, या ऐसा नहीं बोलना चाहिए इफ पी इज ट्रू, मुझे ऐसा बोलना चाहिए इफ पी एग्जिस्ट देन क्यू एग्जिस्ट। इस टाइप के, या डबल भी लगा सकते हो आप, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, ये चीज और ये चीज सेम ही होती है। इसको बोलते हैं P implies Q, P implies Q। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसका ट्रूथ टेबल भी समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल में P का मतलब है अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, Q का मतलब है अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। तो P implies Q कैसे पढ़ूंगा मैं? इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9 then it is a multiple of 3. If a number is multiple of 9 then the number is multiple of 3। तो लॉजिकली आपको ट्रू लग रहा होगा कि 9 के मल्टीपल्स का 9, 18, 27, 36, 9, 18, 27, 36। 9 का अगर कोई मल्टीपल है तो वो 3 का मल्टीपल भी ऑटोमेटिकली होगा। अब इस रिजल्ट पे मैं बाद में आता हूँ, ठीक, पहले ट्रूथ टेबल हम बनाने की कोशिश करते हैं। अभी इस पे आप फोकस मत करना, फोकस अपना रहेगा सिर्फ इतने पार्ट पे, P implies Q की ट्रूथ टेबल पे। तो अगर P ट्रू है, Q ट्रू है, तो P implies Q ट्रू होगा। सबको लॉजिकली समझ में आता है कि हाँ सर, अगर P ट्रू है, Q ट्रू है, तो P implies Q। इफ P is true then Q is true। इम्प्लीकेशन का मतलब यही होता है, इफ P exist then Q also should exist। अगर P false, अगर P ट्रू है, Q false है, तो आंसर false आएगा। तो लॉजिकली करेक्ट लग रहा है कि इफ P exist then Q should exist। और सेकंड वाला केस क्या बोल रहा है कि P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर P ट्रू है ना तो Q को भी ट्रू होना चाहिए था। मतलब ये इम्प्लीकेशन गलत चीज बताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम लोग आंसर फॉल्स दे रहे हैं। यहां तक सबको बराबर है, समझ में आएगा। ये चीजें कंफ्यूज करना चालू करती हैं बच्चों को, एज पर माई एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। वॉट अबाउट P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, या Q इज फॉल्स, दोनों ही केस ले लो, लॉजिकली आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका आंसर ट्रू होता है, दोनों का आंसर ट्रू होता है, दोनों का आंसर होता ट्रू है, लॉजिकली आपको कंफ्यूज करता ही है। देखो बात समझो, इम्प्लीकेशन का मतलब जो है ऐसा है कि अगर P एग्जिस्ट करता है तो Q को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। इसने ये बात बोली है। इसने इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है कि व्हाट इफ P इज नॉट ट्रू, अगर P ट्रू नहीं होता है तो क्या, तो Q एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता।
इस स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस स्टेटमेंट ने कुछ गलत थोड़ी ना बोला है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। इसकी फील लेते हैं अच्छे से। बेसिक पीएनसी सबको आता है, बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैं हमेशा एक क्वेश्चन जरूर लेता हूं जब हम एनसीआर सीखते हैं। एनसीआर पता है सबको, नंबर ऑफ वेज इन विच आर डिफरेंट थिंग्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ एन डिफरेंट गिवन थिंग्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक अपने पास स्क्वाड है 15 प्लेयर्स, 15 cricket players are there in our squad. We want to make our playing 11. I want to make a playing 11 out of a squad of 15 players. In how many number of ways can I select my playing 11? मैं कितने तरीके से playing 11 बना सकता हूँ? आपका जवाब होगा 15C11। ठीक है, जब इम्प्लीकेशन वगैरह भूल जाओ, अपन बेसिक पीएनसी खेल रहे हैं अभी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उस पर भी आएंगे अपन क्या कनेक्शन है। 15C11 सबको क्लियर, बढ़िया, परफेक्ट। अब मैं एक रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ इन हाउ मेनी वेज कैन आई सिलेक्ट माई प्लेइंग 11 सच दैट, अब मैं कंडीशन दे रहा हूँ, इफ धोनी प्लेस देन रायना ऑल्सो प्लेस। ठीक, सीएस के फैंस समझ रहे होंगे, धोनी रायना की पुरानी दोस्ती। ठीक, तो अपनी जो इंडिया टीम है उसका सिलेक्शन है भाई, 15 में से 11 की टीम बना रहे। कंडीशन क्या है, इफ धोनी प्लेस, इफ धोनी इज सिलेक्टेड देन रायना इज ऑल्सो सिलेक्टेड। अब आप लॉजिकली सोचो कि कितने तरीके से प्लेइंग 11 बनाई जा सकती है। तो आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा कि सर हम लोग धोनी को खिला रहे हैं तो हमें रायना को भी खिलाना है, मतलब 15 में से 2 प्लेयर तो हो गए सिलेक्ट, तो बचे हुए 13 प्लेयर्स में से हमें और 9 प्लेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। करेक्ट, 13C9, ये आपने वो प्लेइंग 11 बना दी जिसमें धोनी खेल रहा है, रायना खेल रहा है, बराबर। क्या यही आंसर है कि इससे ज्यादा और केसेस नहीं होंगे? होने चाहिए, इससे ज्यादा भी और केस होने चाहिए। अरे कहाँ गया ये, हाँ, तो इससे ज्यादा और केसेस भी होने चाहिए। नाउ थिंक व्हाट इफ धोनी डज नॉट प्ले, अगर धोनी का सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि रायना भी नहीं खेलेगा? सोचो लॉजिकली, गलत था, है ना, जरूरी नहीं है कि रायना नहीं खेले। स्टेटमेंट ने क्या बोला है, इफ देन स्टेटमेंट ने, इफ धोनी प्लेस देन रायना प्लेस। व्हाट इफ धोनी डज नॉट प्ले, अगर धोनी नहीं खेलता है तो रायना खेल भी सकता है, नहीं भी खेल सकता है। मतलब दोस्ती यारी धोनी निभा रहा है, रायना को दोस्ती यारी से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोस्ती जो है वो धोनी अपनी वफादारी दिखा रहा है रायना के प्रति कि भाई अगर मैं खेलूंगा तो मैं इंश्योर करूंगा कि तू भी मेरे साथ खेल। बट रायना ने यहाँ पे दोस्ती नहीं दिखाई है, रायना बोलता है तू खेल नहीं खेल मेरे को मतलब नहीं है, मैं अपने खेलने की कोशिश करूंगा। सो ये केस भी पॉसिबल है, धोनी डज नॉट प्ले एंड रायना ऑल्सो प्लेस। मतलब अगर धोनी नहीं खेलता है तो अपने को 14 प्लेयर्स, धोनी के अलावा जो रायना मिला के 14 प्लेयर्स जो होंगे उसमें से अपने को प्लेइंग 11 निकालनी है। ये एक्स्ट्रा केसेस वो सारे केसेस हैं जब धोनी नहीं खेल रहा है। इनमें वो केसेस भी हैं जब रायना खेल रहा होगा, इनमें वो केसेस भी हैं जब रायना नहीं खेल रहा होगा। द होल पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मेक बाय दिस क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज, इस स्टेटमेंट का आपके आंसर के साथ क्या कनेक्शन है। इफ धोनी प्लेस देन रायना ऑल्सो प्लेस में आपने 3 केस लिए हैं, जब धोनी खेल रहा है रायना खेल रहा है, जब धोनी खेल रहा है रायना, सॉरी, जब धोनी नहीं खेल रहा है और रायना खेल रहा है, और इसी में जब धोनी नहीं खेल रहा है और रायना भी नहीं खेल रहा है। नाउ लेट मी कम टू द होल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट। सॉरी, द पॉइंट इज, इफ देन का मतलब होता है कि अगर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर ट्रू होगा। अगर P फॉल्स है तो Q चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो कोई मतलब नहीं होता, आंसर हमेशा ट्रू आएगा। धोनी रायना से सोचो, अगर धोनी खेलता है तो रायना को खेलना पड़ेगा, तभी ये स्टेटमेंट वैलिड है, वैलिड है। उल्टा सोचते हैं, चलो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं कब होगा, सिर्फ एक ही केस होगा जब स्टेटमेंट गलत बोल रहा है। सपोज हमने एक ऐसी प्लेइंग 11 बना दी जब धोनी नहीं खेल रहा है, सॉरी, हमने एक ऐसी प्लेइंग 11 बना दी जब धोनी खेल रहा है और रायना नहीं खेल रहा है, ये वाला केस, ये वाला सेकंड केस, सेकंड केस ट्रू फॉल्स TF वाला केस।
ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा उस केस में, क्योंकि स्टेटमेंट क्या कहता है, धोनी प्लेस देन रायना ऑल्सो प्लेस, पर यहाँ तो आप धोनी को खिला रहे हो, रायना को नहीं खिला रहे हो। इस केस के अलावा आप कोई भी केस उठा लो, इस स्टेटमेंट ने तो गलत नहीं बोला ना यार, इफ देन स्टेटमेंट ने तो सही बोला ना। तो इसीलिए जिनको ये कंफ्यूजन होता है, तो आप ये फिट, आई थिंक मैंने फील दिलाने की बहुत कोशिश की आपको, अब ये आप दिमाग में फिट करो एक बात कि भैया P implies Q सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होता है। धोनी रायना वाला एग्जांपल याद रख लेना, ये एक ही एग्जांपल में फॉल्स होगा जब धोनी दोस्ती नहीं निभा पा रहा होगा, जब धोनी खेल जा रहा होगा, जब धोनी खेल रहा होगा और रायना नहीं खेल रहा होगा, तभी, जब धोनी खेल रहा होगा रायना नहीं खेल रहा होगा, तभी ये केस फॉल्स आंसर देगा, बाकी हर अदर केस में ये ट्रू आंसर देगा। तो यही होता है इम्प्लीकेशन का मतलब। सॉरी, और आप इसका वेन डायग्राम भी समझिए कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। इस वेन डायग्राम में हर रीजन शेड होगा, सिर्फ एक रीजन शेड नहीं हो पाएगा, एक रीजन ही फॉल्स है, और ये कौन सा रीजन है, जब हम P के अंदर हैं, कौन सा रीजन है, P सर्कल के अंदर है एंड Q सर्कल के बाहर है। तो ये वाला रीजन जो है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि वेन डायग्राम जो है, ये वेन डायग्राम नेगेशन ऑफ दैट है, P एंड Q बार, ये रीजन हमें नहीं लेना है, तो इसका उल्टा, तो P इंप्लाइज Q, और ये जो मैंने लिखा है लॉजिक, इन दोनों का वेन डायग्राम सेम होता है, इक्वल होता है, ये इसका वेन डायग्राम बनाया हुआ है। और समझते आइए फिर इसके P इंप्लाइज Q के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं और क्या क्या बन सकता है। पहले इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अ मैन इज हैप्पी, P, अ मैन इज रिच, देन द स्टेटमेंट, इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, इफ अ मैन इज नॉट हैप्पी देन ही इज नॉट रिच, मैन इज नॉट हैप्पी, मैन इज नॉट रिच, नेगेशन से लिख लिया मैंने। और इंप्लाई कैसे करवाएंगे अपन, इफ अ मैन इज नॉट हैप्पी देन इट इंप्लाइज दैट ही इज नॉट रिच, इस तरीके से। इसका वैल्यू ट्रू है फॉल्स से मेरे को मतलब नहीं, अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई कैसे लिखोगे आप, तो आप आंसर रिपोर्ट करेंगे ए ऑप्शन, ठीक, बस क्वेश्चन ने ट्रू फॉल्स नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा भाई क्या होगा लिख के बताओ। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर ए ऑप्शन। सेकंड, द कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, द कंपाउंड स्टेटमेंट, दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन व्हाट आर द ट्रूथ इंडिविजुअल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। अब आप समझो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, आपको क्योंकि पता है, आपको पता है कि कोई भी पी और क्यू, में लेटर चेंज कर लेता हूं, लेट से एक्स इंप्लाइज वाई, ये फॉल्स एक ही केस में होता है, दिस इज फॉल्स ओनली इफ पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है, बस यही एक केस होता है जब ये फॉल्स होता है। और ये गिवन है क्वेश्चन ने कि ये इंप्लाइज फॉल्स है, इसका मतलब पहला वाला बंदा ट्रू रहा होगा, दूसरा वाला बंदा फॉल्स रहा होगा। अब क्योंकि हम समझ गए कि पी ट्रू है, तो आप इसमें वैल्यू डाल दो, पी ट्रू है तो नेगेशन ऑफ ट्रू जो होता है वो फॉल्स होता है, और फॉल्स का यूनियन किसी के साथ भी लिया जाए, फॉल्स का यूनियन किसी के साथ भी लिया जाए तो वही आंसर होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्यू ट्रू होगा तो ये आंसर ट्रू आना चाहिए था, अगर क्यू फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आना चाहिए था। तो ये बेसिक सेट थ्योरी है, ठीक है, आप ऐसा समझिए। हाँ, आप ऐसा समझ लो, पता है सेट थ्योरी में ट्रू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, ऑलवेज ट्रू, और फॉल्स का मतलब होता है एम्प्टी सेट, ऑलवेज फॉल्स, कुछ भी शेड नहीं हो रहा है, यूनिवर्स का मतलब सब कुछ शेड हो रहा है। हाँ, तो अब आपको लॉजिकली समझ में आएगा। तो जब मैंने पहले बताया था ना पी एंड ट्रू, पी एंड ट्रू का आंसर मैंने पी क्यों लिख लिया था, क्योंकि आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर वही सेट आएगा। और सिमिलरली अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्यू यहाँ अपना P यूनियन फॉल्स, तो अगर आप एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लोगे, अगर आप एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लोगे तो आंसर वही सेट आएगा। तो आप लोग यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी सेट से इसको कनेक्ट करके चलो, तो ये होता है इम्प्लीकेशन। तो आगे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, P implies Q is logically equivalent to which of the following। ठीक, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम अभी वेन डायग्राम्स की मदद से इसको समझते हैं, क्योंकि P implies Q का वेन डायग्राम अपने को पता है।
सो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, ABCD चारों जो ऑप्शन लिखे हैं आप उनके वेन डायग्राम्स बनाइए, फिर हम कंपेयर करते हैं कि किसका वेन डायग्राम जो है P implies Q से मैच करता है। तो अगर आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं तो लेट अस लुक एट द वेन डायग्राम्स। तो जो ए पार्ट है, ए पार्ट का मतलब होता है P और Q बार। सेट की भाषा में हम क्या बोलते हैं, P यूनियन Q बार। मतलब या तो P के अंदर हो तो ये P शेड हो गया, या फिर Q के बाहर हो, दोनों भी चल जाएगा। मतलब P के अंदर Q के बाहर वो दोनों भी चल जाएगा। इंटरसेक्शन नहीं ले रहे हम लोग, यूनियन ले रहे हैं, तो आपको यूनियन लेना आता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है ये ऑप्शन। सिमिलरली बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या बोलता है, P एंड Q बार। मतलब P के अंदर एंड साथ ही साथ Q के बाहर भी होना चाहिए, तो ये सर्कल हम शेड करेंगे। थर्ड बोलता है P के बाहर Q के अंदर। P कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सर्कल के बाहर चले जाओ। और डी ऑप्शन बोलता है कि P के बाहर होना है हमें, या फिर हम Q के अंदर हो, दोनों भी चलेगा। तो ये रीजन शेड हो रहा है। तो वी कैन सी दैट लॉजिकली जो वेन डायग्राम्स हम लोग बना रहे हैं, तो P implies Q का वेन डायग्राम जो है वो डी ऑप्शन, P implies Q हमने वेन डायग्राम बनाया था तो वो डी ऑप्शन जैसा आया था। और क्या याद रखा था हमने, ये याद रखा था कि P implies Q सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में फॉल्स आता है। मतलब P implies Q का वेन डायग्राम सिर्फ एक ही ऐसा रीजन होता है जो शेड नहीं होता है। वो कौन सा वाला रीजन रहता है जो शेड नहीं होता, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। मतलब P सर्कल के अंदर होंगे हम और Q सर्कल के बाहर होंगे, ये रीजन की बात कर रहा हूं मैं। जब हम P सर्कल के अंदर और Q वाले सर्कल के बाहर होंगे वो रीजन शेड नहीं होगा, बाकी सब कुछ शेड हो जाएगा। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से निकल के आता है जो आपको याद रखना है, विच इज दिस फॉर्मूला कि P implies Q का लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है निगेशन P और Q। मतलब P बार यूनियन Q, ये जो है ये P implies Q का काम करता है। क्या है ना, P implies Q में लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड वेरी ऑफन, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूं। तो जितने भी इंप्लाइज के क्वेश्चन है आप लोग ऐसे कन्वर्ट करके कर सकते हैं कि आप P implies Q को रिप्लेस कर दो इस चीज से, उसके बाद आप अपनी सेट थ्योरी का लॉजिक या वेन डायग्राम के जो भी आपका नॉलेज है वो सब लगा दो, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये याद रखना भी प्रेफर करते हैं, ठीक, मैं प्रेफर नहीं करता, बट some people suggest that it is better to also remember one more formula, that is negation of P implies Q। ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो P implies Q का वेन डायग्राम या P implies Q का इक्विवेलेंट याद रखने से बेटर है कि आप इसका निगेशन का याद रखो, वो ज्यादा आसान भी होता है। तो निगेशन ऑफ P implies Q वो होता है P एंड निगेशन Q। एक्चुअली हमने लिया हुआ है बी ऑप्शन में, इसलिए मैं बता रहा हूं यहीं पे। तो बी ऑप्शन का वेन डायग्राम देखो, डी ऑप्शन का वेन डायग्राम देखो, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि जो बी ऑप्शन में एरिया शेडेड है वो सारा एरिया डी ऑप्शन में शेड नहीं किया है, और जो डी ऑप्शन में हमने जो कुछ भी शेड किया है वो बी ऑप्शन में शेड नहीं, बिल्कुल उल्टा है। जब जब बी वाला आंसर ट्रू दे रहा है तब तब डी ऑप्शन आंसर फॉल्स दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी ऑप्शन लिखा है इट इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ऑफ P implies Q। और ये ज्यादा लॉजिकल भी है। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि हम लोग आंसर ट्रू कब है उस पे फोकस करते हैं, है ना। अब P implies Q में जो है, P implies Q जो है, आंसर ट्रू तो तीन तीन बार देता है, वो आंसर कब ट्रू नहीं देता सिर्फ एक ही केस में। तो इसमें उल्टा याद रखना ज्यादा आसान है। माई पॉइंट इज कि P implies Q जो है सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो उसका निगेशन होगा, उल्टा नेगेशन ऑफ P implies Q सिर्फ एक ही केस में ट्रू होगा। तो जिस केस में ट्रू होगा हम वही शेड करेंगे। तो यहाँ पे हमने वही तो शेड किया बी ऑप्शन में। एक इकलौता केस जब P implies Q का उल्टा ट्रू होगा, दैट इज ये वाला केस व्हेन P इज ट्रू, और एंड भी यही बोलता है। तो इसका ट्रू होने का मतलब क्या है, Q जो है फॉल्स रहा होगा। तो आप लोग दोनों फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं। मेरे हिसाब से एक फॉर्मूला याद रखने से काम चल जाता है, दिस फॉर्मूला इज सफिशिएंट। आप इससे क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। अब इस फॉर्मूले की मदद से देखो, आपके ऊपर है, सब लॉजिकली सेम बात है। वेन डायग्राम से करो क्वेश्चन को, आप सेट थ्योरी लगा के करो, वेन डायग्राम करो, आप फॉर्मूले से यूज करो, फाइनल आंसर आना चाहिए। ट्रुथ टेबल बना के भी कर सकते हैं, कभी कभी ट्रुथ टेबल बनाना भी आसान पड़ जाता है। तो हम लोग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे कि कब क्या किया जा सकता है। सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। P implies Q बार इस P implies negation Q, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। तो पहले हम लोग अब फॉर्मूले से देख लेते हैं, फॉर्मूला पढ़ा है तो इसको यूज तो करें।
ये फॉर्मूला जो पढ़ा है इसको यूज तो करें। फॉर्मूले को याद आप सिंपल सा इतना रखना कि P इंप्लाइज Q जो होता है उसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, पहले वाले का नेगेशन ले लो और इंप्लाइज की जगह और लगा लो, दो बातें हैं। इनफैक्ट P इंप्लाइज Q नाम में क्या रखा है, इन जनरल देखो X अगर Y को इंप्लाई करता है तो आप X की जगह X बार नेगेशन ले लोगे और बीच वाला जो इंप्लाइज है उसको और से रिप्लेस कर लोगे। ये दो बातें आपको याद रखनी है, कंफ्यूजन मत करना। और की जगह एंड लेना है क्या, बार पहले पे लगाना है दूसरे पे लगाना है, नेगेशन किसका लेना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डायरेक्टली क्वेश्चंस में काम आता है। जैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले वाले को, इसका हम लॉजिकल इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, पहले वाले का नेगेशन ले लो, दूसरे वाले को ऐसे ही रहने दो और बीच में जो इंप्लाइज है उसको और से रिप्लेस कर लो। तो अगर फॉर्मूले से जाएं तो आंसर सी ऑप्शन आ जाता है डायरेक्टली, बिना कुछ वेन डायग्राम बनाए। तो ये एक तरीका डायरेक्ट करने का। वेन डायग्राम से अगर हम करना चाहें तो हमको ट्रुथ टेबल या वेन डायग्राम से, तो हमें चारों ऑप्शंस का पहले वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये ए ऑप्शन का वेन डायग्राम, सेट थ्योरी में आपने पढ़ रखा है वेन डायग्राम कैसे बनता है, ये बी ऑप्शन का, सी ऑप्शन का और डी ऑप्शन का। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो मेरा P इंप्लाइज नेगेशन Q है इसका वेन डायग्राम कैसा दिखता होगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना। तो इंप्लाइज का मतलब क्या होता है, इंप्लाइज का मतलब ये होता है ये फॉल्स होगा सिर्फ एक ही केस में, ये फॉल्स होगा ओनली व्हेन, दिस विल बी फॉल्स ओनली व्हेन पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकलता है, नेगेशन क्यू फॉल्स का मतलब है कि क्यू ट्रू रहा होगा। तो लॉजिकली, हम लोग लॉजिकली बात कर रहे हैं, तो लॉजिकली P इंप्लाइज नेगेशन Q सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में फॉल्स हो सकता है, दिस विल बी फॉल्स ओनली व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। तो जब दोनों P और Q जब दोनों ट्रू होते हैं ना तब अपना आंसर फॉल्स होता है, बाकी हर केस में आंसर ट्रू आएगा। तो अब वेन डायग्राम कैसा दिखना चाहिए, अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम कैसा दिखना चाहिए, सिर्फ एक ही रीजन शेड नहीं होना चाहिए, जो इंटरसेक्शन, ये जो बीच वाला रीजन है ये शेड नहीं होना चाहिए और बाकी सब कुछ शेड होना चाहिए। क्योंकि वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो वेन डायग्राम का लॉजिक क्या है, हम वेन डायग्राम में वही रीजन शेड करते हैं जब आंसर ट्रू आता है, जब आंसर फॉल्स आता है तो हम रीजन वेन डायग्राम में शेड नहीं करते हैं। तो इसीलिए सी ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल ऑप्शन, क्योंकि सी वाले में सिर्फ ये बीच वाला एरिया शेड नहीं किया है, बाकी सब कुछ शेड कर दिया है। तो इसको बोलते हैं सॉल्विंग मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी इस पे। तो लेट अस टेक अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, AIEEE 2012। पहले AIEEE बोला जाता था, इट इज नथिंग बट जेईई मेन इन करंट डेज, तो अभी उसको जेईई मेन बोला जाता है। तो क्वेश्चन आया था, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल ओपन अ स्कूल इज, चार ऑप्शन से, नाइदर आई विल बिकम अ टीचर नॉर आई विल ओपन अ स्कूल, आई विल नॉट बिकम अ टीचर और आई विल ओपन अ स्कूल, आई विल बिकम अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल, either I will not become a teacher or I will not open a school। अब इसको आप लोग अगर लैंग्वेज में खेलोगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक। जबरदस्ती के मन घड़ंत कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे, हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ट्राई टू फॉर्म सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर इट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इफ देन समझ में आ रहा है अपने को, तो पहले एक स्टेटमेंट डिफाइन कर लो। P का मतलब है आई विल बिकम अ टीचर, Q का मतलब है आई विल ओपन अ स्कूल। अब इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, क्वेश्चन ने जो स्टेटमेंट दिया है, इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल ओपन अ स्कूल। इफ देन का मतलब होता है P इंप्लाइज Q। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि भाई साहब इसका नेगेशन बताओ, इसका उल्टा बताओ। ये पार्ट आपको लॉजिकली बिल्ड करना है। इतना सबको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। क्वेश्चन ने पूछा है द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, तो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q पूछा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो पहले वेन डायग्राम से कर लेते हैं। चलिए, तो P इंप्लाइज Q का वेन डायग्राम याद रखना है, सबको पता है ना, एक ही केस या एक ही रीजन शेड नहीं होगा, दिस इज फॉल्स ओनली व्हेन, ये दिमाग में फिट कर लो, P implies Q is false only when P is true and Q is false। वेन डायग्राम याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तो इस लॉजिक से आपको वेन डायग्राम याद हो जाएगा। ये सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होता है, मतलब इसका वेन डायग्राम में सिर्फ एक ही इलाका शेड नहीं होता है। कौन सा इलाका, जब P सर्कल के अंदर है और Q सर्कल के बाहर है।
जब P ट्रू और Q फॉल्स होता है सिर्फ वही रीजन शेड नहीं होता है, बाकी सब शेड हो जाएगा। इसका नेगेशन क्या होगा? इसका नेगेशन ये हो जाएगा, मतलब ये वाला रीजन हम शेड कर देंगे, बाकी सब अनशेड कर देंगे, उड़ा देंगे। इसका मतलब ये अपना आंसर होना, ये वेन डायग्राम अपना आंसर होना चाहिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोग बताओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोग बताओ, ये वेन डायग्राम को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे? P के अंदर हूं और Q के बाहर हूं, P एंड नेगेशन Q, मैं तो ऐसे लिखूंगा P एंड नेगेशन Q सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अब इसको पढ़ते हैं अपन, इसको हम लोग डिक्टेट करते हैं। किस चीज को? इस स्टेटमेंट को डिक्टेट करते हैं, P एंड नेगेशन Q। P, I will become a teacher, and negation Q, I will not open a school. C option, I will become a teacher and I will not open a school। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? यही है ना, P एंड Q बार। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। देखो, ये सॉल्व कैसे करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये सॉल्व कैसे करना है, वेन डायग्राम से कर सकते हैं, फॉर्मूला से कर सकते हैं, सिर्फ ये आपके ऊपर है। पर ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम लिखा है उसको मैथमेटिकली लिखना सबसे पहले ये सीखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अल्टरनेटिवली भी देख लेते हैं। जैसे ये सेम है, ये पूरा सेम चीज है जो हमने पहले किया था। अब इसको सॉल्व हम लोग फॉर्मूले से करेंगे। तो फॉर्मूला क्या सिखाता है? फॉर्मूला ये सिखाता है, सर आपने बोला कि याद रख लो P इंप्लाइज Q को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, निगेशन P और Q से। ठीक है भाई, कर लिया। अब आप इसको सॉल्व करो। तो ये डी मॉर्गन लॉ लगता है इस पे, आई थिंक इसमें हमने अभी बताया नहीं, आगे बताएंगे। तो अब सेट थ्योरी में थोड़ा रिकॉल करो, ठीक। सेट थ्योरी में डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते थे, मैं सेट थ्योरी का थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूं। ए यूनियन बी पे जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो डी मॉर्गन लॉ बोलता है कि इस कॉम्प्लीमेंट को आप बांट दो, इस बार को, इस कॉम्प्लीमेंट को दोनों सेट्स में बांट दो, यूनियन विल बिकम इंटरसेक्शन। ये पहला डी मॉर्गन लॉ है, दिस इज द फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ। और सेकंड डी मॉर्गन लॉ क्या है? सेकंड वाला बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, इसमें भी आप कॉम्प्लीमेंट को बांट दो, इस बार को ए और बी दोनों में बांट दो, और इंटरसेक्शन चेंज होके यूनियन बन जाएगा। तो इसी को मैथमेटिकल रीजनिंग में अप्लाई कर लेते हैं हम। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग कैसे लिखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, आगे बताएंगे, अभी बताया नहीं है फॉर्मली। तो पी, अच्छा मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग बार नहीं लगा सकते, नेगेशन लेते हैं, है ना। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, पी और क्यू ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा किसके? उस टिल्डा को, उस नेगेशन को दोनों में बांट दो और बीच वाले वी को पलटा दो, मतलब और को एंड बना दो। और सेकेंड डी मॉर्गन लॉ क्या होगा कि P एंड Q का जो निगेशन होगा वो होगा, निगेशन दोनों में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जो एंड था वो पलट के और हो जाएगा। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग इनको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, सेट थ्योरी में हम लोग इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। बात सेम ही है, लॉजिकली दोनों का लॉजिक सेम। तो क्या किया हमने डी मॉर्गन्स लॉ से, जब इसको डी मॉर्गन्स लॉ से सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल डू इज, ये टिल्डा दोनों में बढ़ जाएगा, तो ये पहला, ये दूसरा, और बीच में जो और था वो चेंज होके एंड हो जाएगा। और नेगेशन ऑफ नेगेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ओरिजिनल होता है। तो इस तरीके से हमने बिना वेन डायग्राम के मैथमेटिकली डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से ये लॉजिकली सॉल्व कर लिया, और यही बना था पिछली बार, P एंड Q बार। फर्स्ट अप्रोच में भी यही था। तो P स्टेटमेंट क्या है, आई विल बिकम अ टीचर, ये है एंड, और ये है नेगेशन Q, मतलब आई विल नॉट ओपन अ स्कूल। स्टिल द आंसर रिमेन्स द सेम, मतलब ये लॉजिक सेम है, P एंड Q, P एंड नेगेशन Q, यहाँ पे भी आंसर अपना P एंड नेगेशन Q आया है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को अप्रोच किया जा सकता है। आप लोग ट्रुथ टेबल बना के भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप वेन डायग्राम से या इस तरीके से लॉजिक से करो। ट्रुथ टेबल बनाने में सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, इसलिए आई डोंट एडवाइज दैट। एक और क्वेश्चन करते हैं, शो दैट दिस P implies Q is logically equivalent to P implies Q। ठीक, बेसिकली आप कितनी बार भी इंप्लाई ले लो फर्क नहीं पड़ता है, लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। तो हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। पहला लॉजिकल अप्रोच, लॉजिक समझो, ये फॉल्स एक ही केस में होगा। अभी आप इसको बाहर से देखो, इस क्वेश्चन को, इस पूरे को लेट से हम लोग एक नया नाम दे देते हैं x, ठीक। तो अब आप बताओ P implies x के बारे में कैसे चर्चा करेंगे। तो हम कहेंगे P implies x is false only when, is false only when, एक ही केस में ये फॉल्स होता है, जब P ट्रू होगा और ये x जो है, ये x जो है ये फॉल्स होगा, ठीक।
अब आगे बात करते हैं x पे। तो x का मतलब है ये p implies q, ये फॉल्स कब होगा? मतलब अब हम ये सोच रहे हैं कि ये p implies q फॉल्स कब होगा? तो अब इसको छोटे को y बोल दो, तो p implies y फॉल्स कब होगा? ये सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होता है, जब पहला वाला ट्रू मतलब p ट्रू हो और दूसरा वाला फॉल्स हो। दूसरा वाला मतलब ये y, ये फॉल्स हो। देखो बात घूम फिर के वही आ रही है। तो अब y को एनालाइज करते हैं। तो y जो है p implies q फॉल्स कब होता है? ये एक ही केस में फॉल्स होता है, जब p ट्रू हो और q फॉल्स हो। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक ये है कि ये पूरा एंटिटी सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होता है, जब p ट्रू हो और q फॉल्स हो। Isn't it the same logic? This is the same logic on which p implies q works. Hence both are logically equivalent, है ना? और अगर मैं आपको थोड़ा इन डेप्थ बात बताऊं तो अब कितनी बार भी इंप्लाइज ले लो फर्क नहीं पड़ता। मतलब p implies q के बाहर मैंने एक बार p implies लगाया तो ये और ये इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर मैं बाहर एक और p implies लगाता हूं तब भी इक्वल है, एक और लगा दूं तब भी इक्वल है। मैं ऐसे कितनी बार n टाइम्स भी लगा दूं तब भी ये इक्वल ही रहेगा। लॉजिकली फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का वेन डायग्राम, दोनों के ट्रुथ टेबल सब कुछ सेम बनेगी। हालांकि यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए लॉजिक से जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा एक एग्जांपल हम लोग ये क्वेश्चन ले रहे हैं तो इसको ट्रुथ टेबल से भी एक बार देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल से अभी तक एक भी क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है। तो ट्रुथ टेबल से ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ट्रुथ टेबल में क्या होता है, आप P और Q के पहले सारे इनपुट्स ले लेते हो, कॉम्बिनेशन जितने बन सकते हैं, उससे हम लोग P implies Q का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ये तो हमें याद ही है, ये याद रखना है कि सिर्फ एक ही केस होता है when P is true Q is false। इस इनपुट पे ही आउटपुट फॉल्स होता है, बाकी हर केस में आंसर जो आएगा ट्रू आएगा। ठीक, ये वही चीज है जो मैं एक्चुअली ओरली एक्सप्लेन कर रहा था। फिर मैंने क्या बोला आपको, मैंने इसको y बोला था, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा P implies y। अब आप सोचो, एक तो ये इनपुट हो गया अपना P और एक ये इनपुट हो गया P implies Q। अब इन दोनों की मदद से आप बनाइए P implies Y। इस P को Y पे इंप्लाई करो, तो जब दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आएगा। जब पहला वाला फॉल्स हो गया तो फर्क नहीं पड़ता दूसरा क्या है, पहले फॉल्स का मतलब है आंसर ट्रू। तो इसीलिए इसकी ट्रुथ टेबल जो बनेगी वो ये बनेगी। अब ये जो बना है इस पूरे को हम लोग बोल देते हैं लेट से x। तो ये काय की ट्रुथ टेबल है, ये है P implies x। होपफुली कंफ्यूजिंग नहीं जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है। दिस इज P implies x। तो अब क्या करेंगे हम लोग, P implies x के लिए हम लोग P वाली रो और x वाली रो इन दोनों की मदद से T T का T, T F का F, F T का T, F T का T ऐसे बनाएंगे। और एक्चुअली क्या नहीं, सब टी एफ एफ टी ये सब लिखने में कभी कभी कंफ्यूजिंग में, जल्दबाजी में आप दिमाग में सोचते तो टी हो पर टेबल में एफ लिख लेते हो। और ये सिली मिस्टेक एज एन एक्सपीरियंस, बाय माय एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, बहुत बच्चे कर चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, जल्दबाजी में मिस्टेक होती है और फिर पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता है। दैट्स व्हाई आई डोंट प्रेफर ट्रुथ टेबल। खैर, कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट इज नेसेसरी, तो जस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट ट्रुथ टेबल से कैसे होता है क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये जो ट्रुथ टेबल बनी है, ये जो आउटपुट्स आए ये सेम है, मतलब TFTT TFTT TFTT, तो सेम ट्रुथ टेबल बनी है। तो वी कैन से दैट दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस, जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज हाउ ट्रुथ टेबल वर्क्स। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ये हैं कि कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इन शब्दों को सुन के आपको डरना नहीं है, इनका डेफिनेशन, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इम्प्लीकेशन से रिलेटेड ये तीन टर्म्स आते हैं। कन्वर्स ऑफ P implies Q का मतलब होता है Q implies P। ये आपने सुना होगा लैंग्वेज में, बचपन में जब आप करते थे कि भाई, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, इफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स, नहीं क्या कहते हैं, ऐसा ले लेते हैं, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 डिग्री देन द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, if a triangle is equilateral triangle then the
एंगल्स आर 60 डिग्री। तो कन्वर्स का मतलब होता है ऑर्डर चेंज कर देना, P इंप्लाइज Q का Q इंप्लाइज P बना देना। इनवर्स का मतलब होता है P इंप्लाइज Q का इनवर्स होता है दोनों पे नेगेशन ले लेना। ध्यान रखना यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, P का नेगेशन P हुआ है और Q का नेगेशन Q हुआ है, सिर्फ ऑर्डर सेम है, सिर्फ नेगेशन ले लिया दोनों पे, P पे भी और Q पे भी। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब होता है कि ऑर्डर भी चेंज कर लो और इनवर्स भी ले लो। तो हमने क्या किया, P की जगह नेगेशन P कंसिडर किया है, Q की जगह नेगेशन Q कंसिडर किया है और ऑर्डर भी चेंज कर दिया। पहले P बाद में Q की जगह हमने पहले Q बार और बाद में P बार ले लिया, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो अब आप सोचेंगे कि भाई याद कैसे रखेंगे, किस में क्या है। तो एक छोटा सा हैक होता है इसको याद रखने का, कॉन मीन्स ऑर्डर चेंज। तो जब भी कॉन वर्ड लिखा हो, ये कॉन वर्ड का मतलब है कि आप ऑर्डर चेंज कर दीजिए। तो देखो कॉन में क्या हुआ है, P और Q ने अपना ऑर्डर चेंज किया है, कॉन में भी P और Q ने अपना ऑर्डर चेंज किया। यहाँ पे कॉन नहीं लिखा है तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, पहले P आएगा और फिर Q आएगा। और दूसरा चीज होता है वर्स। तो वर्स वर्ड का मतलब होता है सिर्फ एक ही चीज होगी। वर्स वर्ड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करो, या तो ऑर्डर चेंज करो या तो नेगेशन लो। मैं पर्सनली ऐसे याद रखता हूं। तो वर्स वर्ड का मतलब क्या है, या तो ऑर्डर चेंज करो या तो नेगेशन लो, दोनों नहीं करना है। तो आप दोनों लॉजिक को कंबाइन करें। कन्वर्स का मतलब क्या है, कॉन का मतलब है ऑर्डर तो चेंज होना ही है, वर्स का मतलब एक ही चीज करना है। तो हम लोग ऑर्डर चेंज कर चुके हैं तो अब हम नेगेशन नहीं लेंगे। इनवर्स, तो यहाँ पे कौन नहीं लिखा है मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होगा, और वर्स लिखा है तो एक ही चीज करनी है, या तो ऑर्डर चेंज या तो नेगेशन लेना है। तो ऑर्डर तो चेंज किया नहीं है मतलब नेगेशन ही लेना पड़ेगा। ठीक है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब, कौन का मतलब क्या है कि ऑर्डर चेंज करना है तो ऑर्डर चेंज कर दिया है, और कहीं पे वर्स लिखा है नहीं तो वर्स लिखा है नहीं तो आप दोनों चीजें कर लेंगे। तो ये छोटा सा एक ट्रिक बनाया मैंने अपने आप के लिए याद रखने के लिए। ठीक है, इट इज जस्ट माई लिटिल वे ऑफ रिमेम्बरिंग ऑल थ्री थिंग्स। क्या कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा क्या होता है, आप लोगों को भी होगा, अभी नहीं होगा, अभी 8-10 दिन बाद जब ये सब भूल जाओगे उसके बाद फिर दिमाग में कंफ्यूजन होगी कौन से नाम का मतलब क्या होता था। तो ये छोटा सा एक हैक है जो इन तीनों को याद रखने के लिए बनाया है। हाँ, अब एक और चीज, ये कन्वर्स जो होता है लॉजिकली इक्विवेलेंट तो जरूरी नहीं है। आप ट्रुथ टेबल जब बनाओगे इसका और इसका तो अलग ट्रुथ टेबल आएगा। आई थिंक आपने सुना भी होगा, मैथमेटिक्स में बहुत जगह होता है ना कि, एग्जांपल ही देता हूं मैं लेट से आपको। जैसे मैं कहता हूं इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, नहीं उल्टा होगा सॉरी, है ना। तो ऐसा है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो हम लोग लॉजिकली ऐसा क्यों बोलते हैं कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कि भाई P इंप्लाइज Q 10 से डिविजिबल है तो 5 से भी डिविजिबल होगा, 10 20 30 40, ठीक है। बट उसका उल्टा सही नहीं है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, क्योंकि 5 10 15 20 मतलब 25 जो है 5 से डिविजिबल है बट 10 से डिविजिबल नहीं होता है। तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि ये हमेशा लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। सेम इनवर्स के लिए भी, इनवर्स लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज ऑलवेज लॉजिकली इक्विवेलेंट। और इसको आप लोग यूज भी कर चुके हो ज्योमेट्री वोमेट्री में प्रूफ करने के लिए। जब आपको प्रूफ करना होता था कि भाई प्रूफ करो P इंप्लाइज Q, तो याद करो आप लोग क्वेश्चंस को कैसे करते थे। आप लोग अज्यूम करते थे कि लेट अस अज्यूम दैट Q इज नॉट ट्रू। आप लोग अज्यूम Q का उल्टा प्रूफ करते अज्यूम करते थे। आप अज्यूम करते थे कि Q ट्रू नहीं है, और उसकी मदद से आप लोग प्रूफ करते थे कि देखो P भी ट्रू नहीं आ रहा है, P भी जो है वो ट्रू नहीं आ रहा है, और फिर आप बोलते थे कॉन्ट्राडिक्शन। याद आ रहा है, कुछ ज्योमेट्री में ऐसा प्रूफ करते थे कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, लेट्स से इस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं हम लोग, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। तो फिर आप कैसे प्रूव करते थे इसको कि लेट अस अज्यूम अ नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 5, और फिर आप उसको प्रूव कर देते थे कि अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा, और 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10। इसको मैं ऐसा बोलता हूं लॉजिकली कि, पहले चलो फॉर्मल तरीका देखते हैं फिर लॉजिक से भी बताऊंगा। तो P इंप्लाइज Q फॉल्स एक ही केस में होता है जब P ट्रू है और Q फॉल्स है, करेक्ट।
अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इंप्लाइज का साइन लगा है, तो ये एक ही केस में फॉल्स होगा, जब पहला वाला ट्रू हो और दूसरा वाला फॉल्स हो। अब आप सोचो, पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स, तो क्यू बार ट्रू कब होगा? जब क्यू फॉल्स होगा, और ये पी बार फॉल्स कब होगा? जब पी ट्रू होगा। तो सेम ही बात हो गई ना यार, दोनों P इंप्लाइज Q और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, दोनों सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में आंसर फॉल्स देते हैं, और वो दोनों केसेस सेम आ रहे हैं, P ट्रू Q फॉल्स, P ट्रू Q फॉल्स, मतलब इन दोनों का वेन डायग्राम सेम बनेगा। अच्छा, वेन डायग्राम से करते तो कैसे करते? इसको हम लोग फॉर्मूला से करते हैं, फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? पहले वाले पे निगेशन ले लो, इंप्लाइज को और बना दो, दूसरे वाले को ऐसे रहने दो। ऐसे ही करते हैं हम लोग फॉर्मूले पे। ये दूसरा वाला, ये पहला वाला, पहले वाले के आगे मैंने लगा दिया बार, दूसरे वाले के छोड़ दिया और इंप्लाइज को और कर दिया, तो ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा इस चीज के बराबर। और जो और होता है, यूनियन जो होता है, वो कम्यूटेटिव होता है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और यही तो होता है P इंप्लाइज Q। हाँ देखो, ये एक अच्छा प्रूफ हो गया। तो दोनों का वेन डायग्राम सेम बनता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इंप्लाइज Q इज सेम एज, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P इंप्लाइज Q। अच्छा, एक अब जो काम की बात करता हूं मैं, लॉजिक से, कॉमन सेंस से मैं बोलता हूं कि दोनों सेम क्यों